आज हम क्लास +1 सोशियोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ग्रामीण और नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। मीन्स ग्रामीण गांव में रहने वाले लोग, नगरीय समाज यानी कि नगर या शहरों में रहने वाले लोग, उनके जीवन में आने वाले सामाजिक परिवर्तन और उनकी सामाजिक व्यवस्था किस तरह से उनके समाज का ताना बाना बुना हुआ है। मतलब ग्रामीण और नगरीय समाज में परिवर्तन कैसे आते हैं। परिवर्तन, सबसे पहले परिवर्तन वर्ड को ही डिस्कस करेंगे। किसी भी समाज की विशिष्ट पहचान परिवर्तन होता है। बिना परिवर्तन के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मीन्स थोड़े टाइम के बाद लंबे टाइम में कुछ ना कुछ समाज में अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं। देखो, मानव जाति का अस्तित्व कब से हुआ है पृथ्वी पर? 5 लाख वर्षों से। 5 लाख वर्ष पहले मानव जाति का अस्तित्व हुआ था पृथ्वी पर। सभ्यता का आरंभ कब हुआ? 6000 वर्षों से। ठीक है। बड़े परिवर्तन आए 400 वर्षों में, जिसमें ह्यूमन बीइंग ने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। नए नए परिवर्तन हुए, नए नए आविष्कार हुए। ठीक है। जिंदगी को सरल बनाने के बड़े बड़े आविष्कार और खोजें हुई पिछले 400 वर्षों में। उसके बाद परिवर्तन में ज़्यादा तेज़ी कब आई? पिछले 100 वर्षों में। पिछले 100 वर्षों को भी अगर हम बांटें 50-50 के हिस्सों में, तो जो लास्ट वाले 50 वर्ष है उनमें तो और भी ज़्यादा परिवर्तन हुए। ठीक है। पहले के टाइम में रेडियो का प्रयोग होता था, फिर टीवी आया, 1982 में रंगीन प्रसारण आया, उसके बाद एलसीडी आए, फिर एलईडी आए। अब देखो, हम परिवर्तन होता क्या है, मतलब जो पुरानी चीज़ की जगह नई चीज़ का आना, पुराने की जगह नया आना, मतलब बदलाव, समाज में बदलाव, समाज के रीति रिवाजों में बदलाव, इंसान की सोच में बदलाव। पहले हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ा करते थे, टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ाता था, लेकिन अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे, टीवी पे, लैपटॉप पे। तो वो क्या है? एक बदलाव ही तो है, परिवर्तन ही तो है। तो ये परिवर्तन क्या हुआ? हमारे समाज की विशिष्ट पहचान हुई। मतलब जो समाज परिवर्तन को नहीं अपनाता वो लंबे समय में अपने आप ही अपने अस्तित्व को खो देता है। मीन्स हर समाज में परिवर्तन होना ज़रूरी है और परिवर्तन ही समाज को आगे बढ़ाता। परिवर्तन क्या होता है? लोगों के सोचने के तरीके में परिवर्तन, कि वो किस तरह से सोचते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग जो थे वो परंपराओं के अनुसार सोचते थे, उनकी परंपराओं पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन आज का समाज आधुनिक समाज हो गया है, पहनावे में परिवर्तन आ गया है। ठीक है। पहनावे पश्चिमीकरण ज़्यादा आ गया है और समाज ने आधुनिकीकरण को अपना लिया है। उद् विकास, इसके बाद इस चैप्टर में उद् विकास के बारे में बताया गया है। उद् विकास परिवर्तन का ही दूसरा नाम है, लेकिन वो परिवर्तन जो लंबे समय में होते हैं उनको उद् विकास का नाम दिया गया है। वो परिवर्तन जो एक लंबे समय में होते हैं उनको उद् विकास का नाम दिया गया है। और उद् विकास वर्ड के बारे में हमें किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन जो कि एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन जो एक जीव विज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन लंबे समय में होते हैं उनको उद् विकास का नाम दिया गया है। उद् विकास वर्ड के बारे में सबसे पहले हमें चार्ल्स डार्विन ने बताया। चार्ल्स डार्विन जो एक जीव विज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि कैसे जीवित प्राणी विकसित होते हैं। उन्होंने बताया जीवित प्राणियों के विकास के लिए उनको एक अनुकूल पर्यावरण की आवश्यकता पड़ती है, उसी अनुकूल पर्यावरण के अकॉर्डिंग वो विकसित होते हैं। उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता पर बल दिया, एक सिद्धांत दिया कि योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। मीन्स जो व्यक्ति या जो समाज अपने आप को
परिवर्तन के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, परिवर्तन के अनुसार ढाल लेता है, वही समाज जो है वो जीवित रहता है। बाकी लंबे समय में ख़त्म हो जाती हैं, लंबे समय में उनको समाज समाप्त कर देता है। ठीक है, सबने सुना, जिसने परिवर्तन को अपना लिया वो कामयाब होता गया, और जिसने परिवर्तन को नहीं अपनाया वो अपने आप को समाज से अलग करता चला गया। चार्ल्स डार्विन ने बताया है कि पृथ्वी पर सबसे पहले समुद्री जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले समुद्री जीव आए 5 लाख वर्ष पूर्व, जब पृथ्वी का अस्तित्व हुआ था। भूमि पर रहने वाले स्तनपायी समुद्री जीव भूमि पर रहने वाले स्तनपाइयों में विकसित हो गए। उसके बाद इनकी अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाओं में इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया। उसके बाद ये बंदर और गोरिल्ला में परिवर्तित हो गए। लास्ट में बंदर और गोरिल्ला से होमोसेपियंस मनुष्य की उत्पत्ति हुई। होमोसेपियंस आधुनिक मनुष्य का नाम है, जिसको होमोसेपियंस कहा जाता है वो आधुनिक मनुष्य है। यानी कि समुद्री जीव, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई? समुद्री जीव आए पृथ्वी पर सबसे पहले, फिर भूमि पर रहने वाले अलग अलग स्तनपायी, फिर उनकी अलग अलग अवस्थाएं विकसित हुई। उसके बाद बंदर और गोरिल्ला के तौर पे वो विकसित हुए। लास्ट में होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस के तौर पर वो विकसित हुए। इसको डार्विन ने सोशल डार्विनिज्म का नाम दिया है। सोशल डार्विनिज्म का नाम दिया गया। हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस किया है, जिसको कहा जाता है कि लोगों की सोच में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था उद्विकास के बारे में कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, और जो समाज मतलब परिवर्तन को अपना लेता है वही लंबे समय तक पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांतिकारी परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं? वो परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से जल्दी होते हैं, अति शीघ्र होते हैं, उनको क्रांतिकारी परिवर्तन का नाम दिया गया है। जो समाज को एकदम से बदल देते हैं वो क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रूसी क्रांति 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी वो अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। उसने रूस की अर्थव्यवस्था को, राज व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया था। फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, 1789 में जो क्रांति हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति थी। उसने फ्रांस में जो लुई सोल्वे का निरंकुश शासन था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योगों का यूरोप के देशों में उद्योगों के आने से मतलब उनका जीवन जीने का तरीका, लाइफस्टाइल, रहन सहन सब कुछ बदल गया था। संचार क्रांति के बारे में सब जानते हैं कि संचार क्रांति में तीव्रता आने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। पहले हम अपनी बात को एक लंबे टाइम में दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे शहर में रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, कुछ ही सेकंड्स में ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम अपनी बात दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा देते हैं। मीन्स वो परिवर्तन जो शीघ्र होते हैं और समाज में एकदम से चेंज लाते हैं उनको क्रांतिकारी परिवर्तन का नाम दिया गया है। ये कौन से परिवर्तन है? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार क्रांति। ये समाज के सोचने के तरीके को और लोगों के रहन सहन को, उनके लाइफस्टाइल को एकदम से बदल परिवर्तन वो होते हैं जो समाज में एकदम से परिवर्तन लाते हैं, उनको क्रांतिकारी परिवर्तन का नाम दिया गया है। लेकिन संरचनात्मक परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, ढांचे में परिवर्तन मीन्स वो परिवर्तन जो अपनी प्रकृति और परिणाम के द्वारा पहचाने जाते हैं, उनको संरचनात्मक परिवर्तन का नाम दिया गया है। वो परिवर्तन जिनकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो एकदम से समाज को बदल देते हैं। जैसे कि सोने और चांदी के सिक्कों का प्रयोग होता था पहले के ज़माने में। जब सोने और चांदी के सिक्कों के मूल्य इसलिए था क्योंकि उनमें सोना था, सोने की धातु का मूल्य होता है और चांदी की धातु का मूल्य होता है, तो उसके लिए, उसकी वजह से वो पहचाने जाते थे। लेकिन आज के समाज में कागजी मुद्रा चलती है, लेकिन कागज़ की कीमत
का और उस मुद्रा का, विनिमय के इस साधन का कोई भी आपस में लेना देना नहीं है। कागजी मुद्रा का कागज से कोई संबंध नहीं है, बस सरकार ने उसको मान्यता दी हुई है तो वो मुद्रा चल रही है और उसको विनिमय के एक साधन के तौर पर हम प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि संरचना में परिवर्तन, जो महंगी धातुएं होती थी सोने और चांदी की, उनकी जगह सिंपल कागज़ की मुद्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब सिंपल कागज़ की मुद्रा और कागज़ का उससे आपस में कोई लेना देना नहीं है, ना उस कागज़ की कीमत होती है, बस उस कागज़ को एक कीमत प्रदान की हुई है। किसने? एक देश की सरकार ने, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट ने। अब हम डिस्कस करेंगे पर्यावरणीय परिवर्तन। पर्यावरण की वजह से जो परिवर्तन होते हैं, सर्दी की जगह पर रहने वाले लोग सर्दी के कपड़े पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है ऊंचे स्थानों पे तो वो निचले मैदानों में आके रहने लग जाते हैं, तो उनके जीवन में, लाइफस्टाइल में, यानी कि रहन सहन में बहुत परिवर्तन आता है। अब गर्मी की जगह पर रहने वाले लोग जो भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, उनका रहन सहन और मतलब कार्य करने का तरीका वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, पर्यावरण परिवर्तन भी दो तरह के हो सकते हैं, डेस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। डेस्ट्रक्टिव मतलब जो विनाश लेके आए, जैसे कि भूकंप, बाढ़, ये बिल्कुल जीवन में रहन सहन में और जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन कर देती हैं। लोगों के उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव चेंजेस। कंस्ट्रक्टिव चेंजेस मतलब जहाँ पे बुनियादी चेंज हों, जैसे कि अरब कंट्रीज़ जहाँ पे तेल के कुएं पाए जाते हैं, वहाँ पे किसी व्यक्ति के पास की ज़मीन पर अगर कोई तेल का कुआं मिल जाता है तो वो उस तेल को बेच के अपने लाइफस्टाइल को परिवर्तित कर सकता है और अपने लाइफस्टाइल में आधुनिकता ला सकता है। ये इस तरह के चेंजेस क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टिव चेंजेस, जो आदमी की ज़िंदगी में एकदम से चेंज ले आए। ठीक है, मतलब वो अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से जी सकता है। राजनीतिक परिवर्तन मतलब किसी देश की राजनीति में परिवर्तन, वहाँ की शासन व्यवस्था में परिवर्तन। पहले राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, लोग उनका कहना मानते थे, उनके अकॉर्डिंग वो ज़्यादातर लोग कृषि में लगे हुए थे। ठीक है, तो राजनीतिक परिवर्तन थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद हमारे यहाँ सरकार चेंज होती है। ठीक है, परिवर्तन आवश्यक होता है, किसी समाज की आवश्यकता होती है, मीन्स राजनीतिक परिवर्तन, यानी कि राजनीति में परिवर्तन। हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है, लोगों की सोच में परिवर्तन होता है और वो उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। ठीक है, वार से भी परिवर्तन आ सकता है राजनीति पे, जैसे कि अमेरिका ने जापान को एकदम से प्रभावित कर दिया था। 2 परमाणु बम गिराए अमेरिका ने, उसके 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। वहाँ का जनजीवन, रहन सहन, अर्थव्यवस्था सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। ये एक तरह से राजनीति में ही परिवर्तन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगर किसी एक देश की दूसरे देश से लड़ाई छिड़ती है तो दोनों देशों को हानि उठानी पड़ती है, वहाँ के लोगों के जीवन में, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता ही होता है। अगर लोग अपोज करें गवर्नमेंट को, पीपल अपोज गवर्नमेंट, जब लोग अपोज करते हैं गवर्नमेंट का विद्रोह करते हैं, तो वो भी एक राजनीतिक उठापटक का परिणाम होता है। नेपाल में 2006 में क्या हुआ था, जो राजा का शासन था वो ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पर लोकतंत्र बहाल हुआ। नेपाल जो एक छोटा सा देश है, वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हुई 2006 में, राजा के शासन को समाप्त करके। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक परिवर्तन ही था। एक नए आइडियाज़ का आना, नए विचारों का आना, जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट, मतलब फेमिनिस्ट मूवमेंट से लोगों की सोच में परिवर्तन आया। वुमेन को वोट डालने का अधिकार मिला। वो पहले अपने विचार दूसरों के सामने खुलकर व्यक्त नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने फेमिनिस्ट मूवमेंट के आने के बाद उसने अपने विचारों को लोगों के सामने अच्छे से व्यक्त करना शुरू कर दिया। इस तरह से राजनीतिक परिवर्तन भी समाज के ढांचे में बहुत अधिक, समाज के ढांचे को पूरी तरह से परिवर्तन
परिवर्तित कर देते हैं। राजनीति में अगर परिवर्तन आता है तो लोगों के रहन सहन, लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन आता है। इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्र में चेंजेस जो हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत लंबा समय लेकर होते हैं, लेकिन शहरों में परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं, परिवर्तन स्पीड में होते हैं। मीन्स ग्रामीण समाज में क्या होता है, ज़्यादातर लोग अंधविश्वासी होते हैं, अंधविश्वासों से उनकी ज़िंदगी भरी होती है। वो कृषि प्रधान देश में रहते हैं तो ज़्यादातर जीवन उनका कृषि पर डिपेंड करता है, ठीक है। और शहरों में ऐसा नहीं होता, लोग अलग अलग व्यवसाय को अपनाए हुए होते हैं तो उनकी सोच अलग होती है। अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग एक समाज में रहते हैं तो उनकी सोच अलग होती है और उनकी ज़िंदगी में आने वाले परिवर्तन को वो ज़्यादा तेज़ी से अपनाते हैं। मीन्स शहरों में आधुनिकता तेज़ी से अपनाई जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन ग्रामीण समाज इतनी तेज़ी से आधुनिकता को अपना नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर एक जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, दबदबा होता है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि ग्रामीण समाज जो है वो ज़्यादातर कृषि पर डिपेंड करता है अपनी जीविका के लिए, तो वो लोग अंधविश्वासी होते हैं, इलिटरेट होते हैं, इस वजह से वो चेंजेस को इतनी जल्दी नहीं अपना पाते। लेकिन शहर में अलग अलग जगह से आए हुए लोग, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग इकट्ठे रहते हैं तो वो चेंजेस को ज़्यादा जल्दी अपना लेते हैं। परिवर्तन की कड़ी में हम अब ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तकनीक और अर्थव्यवस्था से सामाजिक परिवर्तन। तकनीक से अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए, फिर उससे सामाजिक परिवर्तन कैसे आए, ठीक है। तकनीक, पहले के ज़माने में वाष्प इंजनों का प्रयोग होता था, लेकिन अब वाष्प इंजन से विद्युत चालित इंजन और पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजनों का प्रयोग होने लगा है, ठीक है। जो महंगा पड़ता था वो अब सस्ता पड़ने लगा है। इसकी कार्य प्रणाली जो थी वो ज़्यादा जटिल थी, लेकिन विद्युत चालित इंजनों की जो कार्य प्रणाली है वो ज़्यादा आसान है। तो इससे अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है और समाज में भी परिवर्तन आया है, लोगों के रहन सहन में भी परिवर्तन आया है। पहले एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए काफ़ी लंबा टाइम लग जाता था, लेकिन अब रेल यातायात के आने से ट्रकों के द्वारा सामान को बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। यानी कि तकनीक और ने अर्थव्यवस्था को बदल दिया है और अर्थव्यवस्था के बदलने से लोगों के रहन सहन में, उनके जीवन में परिवर्तन आया है, समाज में परिवर्तन आया है। यानी कि तकनीक ने लोगों के सोचने के तरीके को भी प्रभावित किया है। यानी कि पहले लोग मतलब बैलगाड़ियों से सामान को ढोते थे, अब रेलों से सामान कुछ ही सेकंडों में दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जिससे उसके खराब होने या नष्ट होने का खतरा बहुत कम। सामाजिक व्यवस्था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक व्यवस्था। अभी तक हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में डिस्कशन किया था। सामाजिक परिवर्तन जो समाज में लगातार गतिशील रहता है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखता है, ठीक है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा वर्ड है जो सामाजिक परिवर्तन का विरोध करता है, सामाजिक परिवर्तन को पूरी तरह से अपोज करता है। वो लोग जो सामाजिक परिवर्तन पे विश्वास करते हैं, वो सामाजिक व्यवस्था में कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो सामाजिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, वो सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करते हैं। सामाजिक व्यवस्था होती क्या है? किसी भी समाज को स्मूथली चलाने के लिए, उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसको सामाजिक व्यवस्था का नाम दिया गया है। मतलब किसी भी समाज को स्मूथली चलाने के लिए वहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लागू किए जाते हैं ताकि समाज में स्थायित्व आ सके, लोगों के जीवन में स्थायित्व आ सके। जैसे कि पुलिस की सुविधा और आगे पुलिस, मिलिट्री, इस तरह से मतलब वो सामाजिक व्यवस्था होती है, हमारे समाज का पार्ट होती है। कानूनों का बनना, ठीक है, कानूनों का लोग पालन करेंगे तभी तो समाज में से अपराध कम होगा, हिंसा कम होगी, ठीक है। अगर सामाजिक व्यवस्था ही ना हो
तो फिर समाज को कैसे चलाया जा सकता है। यानी कि समाज को स्मूथली चलाने के लिए और उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, स्थायित्व देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की। उसको क्या नाम दिया गया है, सामाजिक व्यवस्था। अब हम डिस्कस करेंगे प्रभाव, सत्ता और कानून वाला टॉपिक। प्रभाव यानी कि डोमिनेंस। डोमिनेंस होता क्या है या प्रभाव होता क्या है, किसी पर हावी होना, मतलब अपनी बात मनवाना। अब देखो, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम उनकी सारी बातें मानते हैं कि ये काम ऐसे करना है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, ज़िंदगी को देखने का उनका नज़रिया अलग होता है। ठीक है, यानी कि किसी पर हावी होना या अपनी बात मनवाना डोमिनेंस कहलाता है, यानी कि प्रभाव। उस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, या उसने उस कार्य को उस ढंग से किया होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें उस कार्य को करने का तरीका बता सकता है, तभी तो उसका घर में इतना प्रभाव होता है। ठीक है, अब एम.एन. श्रीनिवासन ने प्रभुत्व जातियों के बारे में बताया है। प्रभुत्व जातियाँ, वो जातियाँ जिनका गांव में पूरा प्रभुत्व रहता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो दूसरे लोगों पे अपना प्रभाव दिखाते थे, उनको प्रभुत्व जातियों का नाम दिया गया था। ये जातियाँ अपने प्रभुत्व के द्वारा अन्य लोगों पर शासन करती थी। ठीक है, अन्य जातियों पर शासन करती थी, तो इसको क्या नाम दिया गया, प्रभाव, मतलब किसी पर हावी होना। ये प्रभुत्व जातियाँ जो थी वो पूरे गांव पर हावी होती थी। ठीक है, इनको क्या नाम दिया था, एम.एन. श्रीनिवासन ने अजगर का नाम दिया था, अजगर। ठीक है, अजगर का नाम दिया था, यानी कि अहीर, जाट, राजपूत, इस तरह से। तो इनको प्रभुत्व जातियाँ किसने बताया था, एम.एन. श्रीनिवासन ने। ठीक है, डोमिनेंस यानी कि प्रभाव, किसी पर हावी होना या किसी से अपनी बात मनवाना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, डोमिनेंस। या डिस्कस करेंगे सत्ता। प्रभाव क्या था, प्रभाव ये था किसी पर हावी होना, किसी से अपनी बात मनवाना। लेकिन ये प्रभाव भी शक्ति के अंतर्गत ही कार्य करता है, कुछ कानूनों का पालन करवाता है, या कुछ कानूनों का पालन शक्ति के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी कि वो नियम जो प्रभाव के अंतर्गत, मतलब रूल के अंतर्गत संहिताबद्ध होते हैं, वो प्रभाव को हावी बनाते हैं। ठीक है, वो प्रभाव को हावी बनाते हैं। सत्ता, मैक्स वेबर ने सत्ता के बारे में बताया कि सत्ता कानूनी शक्ति है, यानी कि कानून की शक्ति है। वो लॉ जिनको लोगों को मानना आवश्यक हो जाता है किसी समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वो सत्ता के अंतर्गत आते हैं, वो कानून की शक्ति होते हैं। जैसे एक जज का कानून, जज मुजरिम को सज़ा सुनाता है, तभी ज़्यादातर लोग मतलब आगे जुर्म करने से पहले ये सोचते हैं कि उसको सज़ा मिली थी तो हमें भी सज़ा मिलती है। कानून का डर लोगों के मन के अंदर पैदा होता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, उसके साथ साथ वो बच्चों को मैनर्स भी सिखाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, सत्ता। वो अपने कार्य में निहित शक्ति का प्रयोग करके नियमों को समझाता है और वो बच्चे उनके नियमों को मानते हैं। ठीक है, पुलिस भी कानून का पालन कैसे करवाती है, अपनी जो कानून है उनको संहिताबद्ध किया गया है और उन संहिताबद्ध कानून का पुलिस पालन करवाती है। जो व्यक्ति उन कानूनों को तोड़ता है या उन नियमों को नहीं मानता, उन नियमों को ताक पर रखता है, उसको पुलिस सजा देती है। तो इसलिए मतलब सत्ता क्या हुई, कानूनी शक्ति, कानून की शक्ति। जिस तरह से जज अपने कार्य को करते हुए रूल्स के थ्रू लोगों के मतलब समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को ख़त्म करता है, उसी तरह से पुलिस और शिक्षक भी अपने प्रभाव को अपने प्रभावी क्षेत्र में बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी कि सत्ता और प्रभाव दोनों वर्ड आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, शक्ति के अंतर्गत कार्य कौन करता है, प्रभाव। ठीक है,
और सत्ता क्या होगी? कानूनी शक्ति। प्रभाव और सत्ता के बारे में तो हमने पढ़ लिया। प्रभाव था किसी पर हावी होना, किसी से अपनी बात मनवाना। सत्ता क्या थी? सत्ता जो कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करती है, कानून जिसके अंतर्गत एक शक्ति के तौर पर जो कार्य करती है, जो कानूनों और नियमों के द्वारा किसी समाज की व्यवस्था को बनाए रखती है और कानूनों के थ्रू, मतलब शक्ति के तौर पर कार्य करती है और कानूनों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को विनियमित करती है। ठीक है, अब है कानून। कानून क्या हुआ? कानून हो गए रूल्स और रेगुलेशंस, जिनका हर नागरिक को पालन करना होता है। किस लिए? ताकि समाज में कोई भी अव्यवस्था ना फैले, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। यानी कि कानून नियमों के औपचारिक ढांचे का निर्माण करता है, जिसके द्वारा समाज शासित होता है। नियमों का औपचारिक ढांचा जिसको प्रत्येक नागरिक को पालन करना होता है, वो क्या कहलाता है? कानून। इसके द्वारा समाज शासित होता है। और सत्ता और प्रभाव भी तभी अपनी शक्ति दिखा सकते हैं जब कानूनों का औपचारिक ढांचा उनके। अब हम गांव में और शहर में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। गांव में सरल जीवन होता है, सरल समुदाय होता है और कृषि आधारित समाज पाया जाता है। ठीक है, उनका पूरा व्यवसाय कृषि पर आधारित होता है। ठीक है, इसका उदय कैसे हुआ? पहले खानाबदोशी जीवन पद्धति थी, शिकार पे लोग डिपेंड करते थे, भोजन संकलन होता था, लेकिन फिर गांव बने, धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ, तो एक सामाजिक व्यवस्था बनी कि कुछ लोग 15 या 20 की संख्या में इकट्ठे मिलकर रहने लगे, उससे गांव का उदय हुआ। ठीक है, इसमें एक ही समुदाय के लोग इकट्ठे मिलके रहते थे, एक ही जाति के लोग इकट्ठे मिलके रहते हैं, यानी कि सरल समुदाय होता है, कृषि आधारित होता है और इसका उदय खानाबदोशी जीवन पद्धति से हुआ। सबसे पहले ये लोग स्थानांतरित कृषि करते थे, लेकिन अब जनसंख्या के बढ़ने से स्थानांतरित कृषि के लिए जगह नहीं बची, तो अब दूसरी स्थानांतरित कृषि को इन लोगों ने छोड़ दिया। एक ही जगह फसल को बार बार उगाया भी जाता है। यानी कि गांव जहां पर सरल समुदाय हो, कृषि आधारित समुदाय हो, उसको गांव का नाम दिया गया है। शहरों में क्या डिफरेंस होता है? शहरों में जीवन जटिल होता है, जीवन बहुउद्देशीय होता है, व्यापारिक केंद्र हैं शहर, मतलब व्यापारिक केंद्र, व्यक्ति किसी भी व्यापार को किसी भी समय अपना सकता है। गांव से जनसंख्या ज़्यादा होती है, गांव से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। विजातीयता मतलब अलग अलग जाति के लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं। ठीक है, यानी कि जीवन जटिल है, बहुउद्देशीय जीवन जीते हैं ये लोग। और इसके अलावा ये शहर जो है वो व्यापारिक केंद्र है, उच्च जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर, अति जनसंख्या घनत्व है और विजातीयता यानी कि अलग अलग जाति के लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं। गांव और शहरों में मेन डिफरेंस क्या है? जीवन पद्धति का है। यहाँ पर ज़्यादातर इलिटरेट लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एजुकेटेड पीपल रहते हैं, वो अलग अलग व्यवसाय को अपनाते हैं। ये लोग जाति व्यवस्था में ज़्यादा विश्वास करते हैं गांव के लोग। शहरी लोग जाति व्यवस्था में इतना अधिक विश्वास नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग धर्म समुदाय के लोग और अलग अलग व्यवसाय को अपना के इकट्ठे रहते हैं, तो उसको शहर का नाम दिया गया। लेकिन वहाँ का जीवन ज़्यादा जटिल है। ठीक है, आधुनिकता के आने से शहरों का विस्तार होता जा रहा है, जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है और उच्च जनसंख्या वहाँ की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। जबकि गांव में जनसंख्या कम होती है, ज़्यादातर लोग कृषि आधारित कार्यों में लगे होते हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन कार्यों को वो करना ज़्यादातर तवज्जो देते हैं। अब तक हमने सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, गांव के बारे में, सबसे ग्रामीण क्षेत्र गांव के बारे में बताता है, यानी कि छोटे आकार के बारे में। छोटा आकार, गांव का आकार हमेशा
छोटा होता है। वहाँ पर 200, 300, 400, 500 की संख्या में लोग रहते हैं। मैक्सिमम जनसंख्या वहाँ की 1000 हो सकती है। और अगर ज़्यादा बड़े गांव के बारे में बात किया जाए तो वो 1500 तक की जनसंख्या वाले गांव हो सकते हैं। ठीक है, गांव का आकार छोटा होता है, एक दूसरे को लोग अच्छे से जानते हैं। अगर गांव में जाकर किसी के बारे में कुछ भी पूछा जाए या जाना जाए तो वो आसानी से पता लग जाता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। आना जाना उठना बैठना एक दूसरे से संबंधित होते हैं वो, यानी कि वो व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन करते हैं। ठीक है, अपनी परंपराओं में, अपने लेन देन में वो एक दूसरे का साथ देते हैं। पहली बात, गांव का आकार छोटा होता है, मैक्सिमम जनसंख्या अपनी 1500 तक हो सकती है। हालांकि गांव आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, मध्यम और ऊंच। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन। गांव जो है वो व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन करते हैं, मीन्स व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बताते हैं। गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, उनका आचार व्यवहार एक दूसरे के साथ बना रहता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तीसरा पॉइंट बनता है हमारा परंपरागत तरीकों से चालित। जो गांव है हमारे वो परंपरागत तरीकों से चालित होते हैं, क्योंकि गांव में सब एक तरीके से पूजा करते हैं, साथ उठते बैठते हैं। मतलब जितने भी परंपरागत तरीके हैं, पूजन विधि, खाना खाने की विधि, वो सब परंपरागत तरीकों का वो प्रयोग करते हैं। फोर्थ है हमारा भूस्वामित्व में परिवर्तन। गांव के आकार के साथ साथ आधुनिक समय में आधुनिकता का प्रभाव कहीं ना कहीं गांव में भी पड़ा है और गांव में भी परिवर्तन आया है, भूस्वामित्व में भी परिवर्तन आया है। प्राचीन समय में काफ़ी बड़ी भूमि पर जमींदारों का अधिकार होता था और लोग, छोटे किसान और भूमिहीन किसान उसके अंतर्गत कृषि करते थे। परंतु अब भूस्वामित्व में परिवर्तन आने के बाद हर व्यक्ति को अपने हिस्से की ज़मीन मिली है और वो अपनी कृषि स्वयं करते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट बनता है हमारा कृषि में तकनीक का प्रयोग। पहले गांव में जो कृषि की जाती थी वो परंपरागत तरीकों से की जाती थी, परंपरागत साधनों का प्रयोग किया जाता था, जैसे बैल, हल। लेकिन अब ट्रैक्टर जैसी मशीनों ने ट्रैक्टर जैसी मशीनों के प्रयोग से कृषि में और ज़्यादा सुधार हुआ है और अब कृषि की वजह से कृषक वर्ग ज़्यादा कमाने लगा है, यानी कि उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। ठीक है, लेकिन गांव में अब भी ज़्यादातर जनसंख्या किस पे डिपेंड करती है? कृषि पर। वो अन्य कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में ही लगे रहते हैं और उन्हीं में अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो था वो परंपरागत तरीकों का यूज़ किया जाता था, जोतों का आकार छोटा था। लेकिन अब कृषि में तकनीक के आने से लोगों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। परंपरागत तरीकों से जो हमारे गांव चलते आए हैं, संस्कृति अब भी उसी संस्कृति का पालन अब भी हमारे गांव में वैसे ही होता। अब हम डिस्कस करेंगे नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन। सबसे पहला पॉइंट बनता है इसमें नगरों में आधुनिकता का समावेश हो गया है, लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हुआ है, व्यक्ति अब कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। परिवर्तन को उन्होंने इस हद तक अपना लिया है कि वह वो कोई भी कार्य करते हुए अपने अंदर से कोई भी हीन भावना महसूस नहीं करते। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनता है हमारा सघन जनसंख्या। नगरों में सघन जनसंख्या पाई जाती हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। 1 किलोमीटर में के एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। एक ये भी तो है कि अनगिनत संभावनाएं होती हैं। नगरों में लोगों के पास रोज़गार की अनगिनत संभावनाएं होती हैं, मतलब उनको किसी भी क्षेत्र में कार्य मिल सकता है, मजदूरी मिल सकती है, तो उनके लिए अपने आप को डेवलप करने का मौका नगर में ही मिलता है। क्योंकि गांव में एक तो मजदूरी कम होती है और दूसरा गांव में
छोटा आकार होने के कारण कृषि पर वो पहले ही डिपेंड होते हैं। अकेले कृषि में ही उनको रोजगार मिलता है, जबकि नगरों में उनके पास अनगिनत संभावनाएं होती हैं, हर क्षेत्र में उनको रोजगार मिल सकता है। उसके अलावा जन सुरक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा व्यवस्था, ये सब कुछ उनको नगरों में ही प्राप्त होता है। इसके अलावा जैसे बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, उनका पर्यटन के तौर पे विकास हुआ है, तो लोगों को वहाँ पे भी आसानी से रोजगार मिल सकता है। इनमें आते हैं आपके जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर स्थापित हैं, जैसे कि वाराणसी हो गया, तमिलनाडु का मदुरई का क्षेत्र हो गया। यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं हैं, लोगों के पास अपार संभावनाएं हम कह सकते हैं। उनको रोजगार के अलग अलग तरीके मिल गए हैं और रोजगार के से अधिक कमाई का मौका मिल रहा है इन क्षेत्रों में, यानी कि आधुनिकता का समावेश। या ये नगर जो है वो परंपरागत का खंडन नहीं करते, लेकिन आधुनिकता को इन लोगों ने अपना लिया है। ठीक है। दूसरा है सघन जनसंख्या। नगरों में आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। हर एक देश में आजकल नगरीकरण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वजह शिक्षा व्यवस्था, जन सुरक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है। इसके अलावा रोजगार की अपार संभावनाएं, अनगिनत संभावनाएं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति शहर की चकाचौंध या नगरों की चकाचौंध की ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है, क्योंकि नगर उनको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान ये जीवन जहाँ कुछ परिवर्तनों के साथ हमें फ़ायदेमंद लगता है, वहाँ इसके साथ कुछ दिक्कत भी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे गरीबों के लिए आवास की समस्या यहाँ पर बनी रहती है। बेघर और सड़क पर रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जनसंख्या सघन है, मतलब अति जनसंख्या होने के कारण, जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण नगरीय क्षेत्रों में ये समस्या लगातार बनी ही रहती है कि गरीब लोगों को भोजन और आवास की समस्या बनी रहती है। उनको आवास के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, इतना वो मजदूरी में से निकाल नहीं पाते। बेघर लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। इस वजह से नगरीय क्षेत्रों में जहाँ कुछ व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, वहाँ पर इस स्वच्छता की समस्या भी आती है। कुछ एरियाज़ तो स्वच्छ होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में गंदगी भी फैली हुई होती है और अति जनसंख्या की समस्या यहाँ पर बनी ही रहती है। वजह यह है कि गरीबों के लिए आवास की समस्या बनी रहती है और बेघर और सड़क पर रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। बच्चों, अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको आज चैप्टर करवाया है ग्रामीण और नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।